गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के जीआईबी मैकमिलन समरी सीरीज में। मैकमिलन समरी सीरीज में जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, जो टॉपिक था हमारा, जिस यूनिट को हम कवर कर रहे थे, वो था लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। एक ही आपकी यूनिट मिलेगी आपको, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज नाम से आपको टॉपिक मिलेगा। लीज फाइनेंस से क्या होता है, लीज फाइनेंस में कौन सी पार्टीज शामिल होती हैं, कितने प्रकार की लीज फाइनेंसिंग होती है, इस पर हम पिछली मुलाकात में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक से जो हमारा दूसरा मुद्दा है डिस्कशन के लिए, वो है हायर परचेज। तो हायर परचेज में आज क्या क्या बातचीत होने वाली, सबसे पहले जानेंगे हायर परचेज होता क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट किसको कहते हैं, क्या प्रोसेस है हायर परचेज एग्रीमेंट का, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होती हैं हायर परचेज में दोनों पार्टीज की, हायरर और हायरी की क्या ड्यूटीज और क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन पर हमारी चर्चा होगी। यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि पूरा मॉड्यूल डी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हायर परचेज होता क्या है। इसकी डेफिनेशन पर जाने के पहले इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, बहुत इत्मीनान से इसको समझते चलिएगा। देखिए, हायर परचेज एग्रीमेंट में हम एक एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी जिसका नाम है कंपनी एबीसी, वही एग्जांपल लेते हैं जो पिछली मुलाकात में हम लोगों ने लिया था। और एक व्यक्ति है हमारे पास जिनका नाम है आदित्य। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। अब कंपनी एबीसी को कोई एक ऐसी मशीनरी परचेज करनी है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा, मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं वो 10 करोड़ रुपए में है, उनको वो मशीन परचेज करना है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसे हमें एक बार में पूरा अमाउंट हमें ना देना पड़े, यानी हम एक बार में इसको परचेज ना करें, क्योंकि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती रहती है। तो उन्हें ये पैसा देना ना पड़े, कुछ ऐसा तरीका हो जिसके माध्यम से वो मशीन भी हमारे पास आ जाए और इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम पे करते रहे, जैसे हम लीज रेंटल पे कर रहे थे लीज फाइनेंसिंग में, लीज कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे ही कुछ हो जाए, लेकिन हमें अंततः मशीन की ओनरशिप भी मिल जाए। तो क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है? उसके लिए आपका फिर जरूरत पड़ती है आपको हायर परचेज की। हायर परचेज में होगा क्या, पहले इसको एग्जांपल समझते हैं और फिर हम इसके डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अब इन्होंने आदित्य से बात की कि साहब आपके पास ये मशीनरी है, क्या आप हमें इसका पोजीशन दे सकते हैं, या हम आपको इसको रेंट पर लेना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो आदित्य ने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या होगा। मान लेते हैं कि ये मशीन कितने की है, 10 करोड़ रुपए की है। आपको इसका 20% टू 25%, क्लियर है, ये निगोशिएट किया जा सकता है, 20 to 25% आप हमें डाउन पेमेंट कर देंगे। अब मान लेते हैं 25% डाउन पेमेंट करना था, यानी यहां पर यह तय हुआ कि 2.5 करोड़ रुपए आप क्या करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे। 2.5 करोड़ रुपए आप डाउन पेमेंट करेंगे। बाकी का जो 7.5 करोड़ रुपया बचा हुआ है, इसकी हम आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगे, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। जरूरी नहीं मंथली हो, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई आपकी यहां पर बना दी जाएगी, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों शामिल होगा, आपकी एक ईएमआई बना दी जाएगी जो आप पीरियोडिकली हमें पे करेंगे। ईएमआई के पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड होता है, ये अमूमन 36 मंथ के आसपास का होता है। ये भी निगोशिएट किया जा सकता है, 36 मंथ से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादातर मामलों में 36 मंथ होता है। तो बाकी अमाउंट को हम 36 महीने की आपकी ईएमआई बना देंगे, आप हमें पे करते रहिएगा। और जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर मशीन की ओनरशिप भी आपको दे दी जाएगी। ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, हायर परचेज कहते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो पहले यहां इस मशीनरी को एक तरीके से रेंट पर हायर किया गया, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद आपको उस मशीनरी की ओनरशिप भी मिल जाती है। अब यहां पर ये जो कंपनी है, यानी एबीसी, कंपनी एबीसी जो इस मशीन को ले रही है, ध्यान से एक बात को समझिएगा, इस पार्टी को हम कहते हैं हायरर, और जो अपनी मशीन दे रही है, यानी जो बेसिकली पहले मशीन का ओनर था, इसको हम कहते हैं हायर वेंडर। इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम हायर वेंडर कहते हैं, या इसी को हायरी नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हायरी नाम से भी जानते हैं, या इनका एक दूसरा नाम है, इनको हम हायर परचेजर भी बुलाते हैं। तो कई बार हायर परचेजर भी इसको कहा जाता है, हायर परचेजर भी कहा जा सकता है। ये दो पार्टी शामिल होती हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसी को हम कहते हैं हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दो पार्टी शामिल है, हायर जिसने वो मशीन हायर की है, या हायर परचेजर जो ओनर है वो कहलाता है हायर वेंडर। इसी को हम क्या कहते हैं, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको हम कहते हैं हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लें, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी मशीन की या जो असेट्स हैं
उनका पोजीशन देता है किसी एक निश्चित ईएमआई के बदले। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर आपको एक डाउन पेमेंट पे करना है। डाउन पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी एक ईएमआई बना दी जाती है, जो आप पीरियोडिकली पे करते हो। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो ओनरशिप भी आपके पास ट्रांसफर हो जाती है, यानी आपको लास्ट पेमेंट के बाद, लास्ट ईएमआई की पेमेंट के बाद ओनरशिप भी मिल जाती है, जो आपको लीज फाइनेंसिंग में नहीं मिलता है। हाँ, लीज फाइनेंसिंग में फाइनेंस लीज एक मात्र ऐसा लीज एग्रीमेंट था जिसमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाता था, लेसी के पास ये ऑप्शन था कि वो उसकी ओनरशिप भी ले सकता है। बाकी किसी आपको लीज एग्रीमेंट में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन हायर परचेज में आपको ऐसी सुविधा मिलती है कि जब आप अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी शुरुआत में जो लीज एग्रीमेंट होता है वो सेल एग्रीमेंट नहीं होता, वो एक प्रकार का बेलमेंट होता है। क्लियर है? जहां पर आपका जो हायर वेंडर है आपको सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु का पोजीशन ट्रांसफर करता है। आपको हायर परचेज एग्रीमेंट में यह बात याद रखनी है कि उस वस्तु की, उस असेट की ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि आप अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं। तो जब तक आप अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास उस मशीन का सिर्फ पोजीशन होता है, यानी वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपके पास ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी शुरुआत में वो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपको उसकी ओनरशिप मिलती है। हायर परचेज की एक खास बात होती है। तो हायर परचेज का प्रोसेस क्या होता है? अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो पहले दो पार्टीज मिलती हैं, दो पार्टीज एक एग्रीमेंट बनाती हैं। दूसरा स्टेप है कि उसमें आपको एक डाउन पेमेंट पे करना है जो 20 से 25% के आसपास होता है। हमने एग्जांपल के लिए 25% रखा है। जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी ईएमआईज बना दी जाती हैं, आप पीरियोडिकली उस ईएमआईज को पे करते रहते हैं। लास्ट पेमेंट के बाद आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जब आप अपना आखिरी पेमेंट करते हैं। क्या इस हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है? क्या इसको रोका जा सकता है बीच में? तो बिल्कुल। उस केस में जो आपका हायर परचेजर यानी जो हायरर होता है ड्यू नोटिस देकर उस एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है, लेकिन उस केस में उसको उसका ओनरशिप नहीं प्राप्त होगी क्योंकि उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया था या तब तक कॉन्ट्रैक्ट चला ही नहीं। तो ये पूरा जो एग्रीमेंट होता है इसको हम कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट, जहां पर दो पार्टीज होंगी। जो उस वस्तु का पोजीशन ले रहा है वो हायरर या हायर परचेजर कहलाता है। जो उस वस्तु का पोजीशन दे रहा है यानी जो ओनर था वो हायर वेंडर या हायरी कहलाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि हायर परचेज के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपके पास ओनरशिप नहीं रहती है। आपके पास सिर्फ वस्तु को यूज करने का अधिकार होता है, यानी ये इसके पास सिर्फ पोजीशन होता है। ओनरशिप ट्रांसफर होती है लास्ट जो आपकी ईएमआई है उसके पेमेंट के बाद, यानी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके पेमेंट के बाद ही आपको इसकी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। ध्यान से समझिएगा, इसको समझते हैं क्या? हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन इज द सेलर ऑफ द असेट एंड वन इज द पर्सन हु वांट्स टू बाय सच असेट। दो पार्टीज होती है जहां पर एक व्यक्ति है जो सेल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो उसको परचेज करना चाह रहा है, लेकिन परचेज वो इमीडिएट नहीं करता है। सेल एग्रीमेंट तब होता है जब आप अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन द एग्रीमेंट बोथ पार्टीज म्यूचुअली अग्री टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द परचेजर इज सपोज टू पे द इनिशियल डाउन पेमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टी एग्री करती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जहां पर जो परचेजर होता है वो पे करता है इनिशियल डाउन पेमेंट एट द टाइम व्हेन द डिलीवरी ऑफ द असेट इज मेड, जब उसको वस्तु की डिलीवरी की जाती है। यानी पहले इंस्टॉलमेंट पे एक बात आपको यहां ये भी याद रखनी है कि इस वस्तु की डिलीवरी, इसका जो पोजीशन है वो आपको पहले ही इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है, लेकिन ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद मिलेगा। The payment at the time when the delivery of asset is made and the remaining amount is paid in certain installment along with the interest। तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होता है, जैसे एग्जांपल में रिमेनिंग अमाउंट 7.5 करोड़ रुपए, तो उसकी एक ईएमआई बना दी जाती है और उसको आपको पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करना होता है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन सच केसेस इज मेड एट द टाइम ऑफ द पेइंग द इनिशियल डाउन पेमेंट बट द ओनरशिप ऑफ द असेट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर ओनली व्हेन द कस्टमर पेज ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जो डिलीवरी होती है गुड्स की इस हायर परचेज के केस में आपको डाउन पेमेंट देते ही मिल जाती है, लेकिन जो ओनरशिप होती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आपको मिलती है। इफ द कस्टमर फेल्स टू रीपे इंस्टॉलमेंट्स देन द सप्लायर हैज द राइट टू गेट बैक पोजीशन ऑफ द असेट। और अगर आप अपना इसको पे करने में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका जो ओनर था, जिसको हम हायर वेंडर यहां पर बुलाते हैं, वो अपनी वस्तु को आपसे वापस ले लेता है। और अगर आप ड्यू नोटिस देके उसे कैंसिल करते हैं तो फिर आपको ओनरशिप उस केस में भी नहीं मिल पाती है। इस पूरे एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट। पार्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीज को याद रखिएगा। अब एक तो तरीका है आपके हायर परचेज एग्रीमेंट का कि आप एक निश्चित अमाउंट डाउन पेमेंट कर देते हैं जो अमूमन 20 से 25% के आसपास होता है। 25% हमने एग्जाम्पल पे लिया।
दूसरा एक तरीका होता है जिसमें आप एक फिक्स डिपॉजिट पे करते हैं, यानी एक और तरीका हायर परचेज का जिसमें आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होता, जिसमें आप एक फिक्स डिपॉजिट रखते हैं किसके पास, अपने हायर वेंडर के पास। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस मशीन की कीमत थी 10 करोड़ रुपए, तो आपने वहां पर 1 करोड़ रुपए फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर दिया किसके पास, हायर वेंडर के पास। अब 1 करोड़ आपने वहां पर फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दी। अब आपका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो पूरे अमाउंट का बनेगा। एक ये भी तरीका है, पूरे अमाउंट का मतलब 10 करोड़ रुपए का एक इंस्टॉलमेंट बना दिया जाएगा। आप उस सारी इंस्टॉलमेंट, जैसे ही आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, डिलीवरी हो जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद आपको उस वस्तु की ओनरशिप भी मिल जाती है। उसके पहले सिर्फ आपके पास पोजीशन होगा, ओनरशिप आदित्य के पास यानी हायर वेंडर के पास ही रहती है जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता है। अब जो आपने 1 करोड़ रुपए जमा किया था उसका क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो पूरे 10 करोड़ की बनी। आपने जो 1 करोड़ रुपया एफडी के रूप में जमा किया था उसका क्या होगा, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपको ओनरशिप भी वस्तु की दी जाती है और उस पर्टिकुलर अमाउंट पर ब्याज लगा के वो पैसा भी आपको वापस कर दिया जाता है। तो एक ये भी तरीका है जहां पर आप एक एफडी रख देते हैं, कि फिक्स डिपॉजिट रख देते हैं निश्चित अमाउंट, और पूरे अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। ज्यादातर भारत में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये पहला वाला तरीका है, जहां पर आप एक निश्चित अमाउंट डाउन पेमेंट के रूप में जाते हैं, रिमेनिंग अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बनता है। क्लियर है। दूसरे वाले एग्जांपल पर कंप्लीट अमाउंट जो फुल अमाउंट था उसका इंस्टॉलमेंट बनता है, लेकिन जो पहला तरीका था जिसपे आप डाउन पेमेंट करेंगे वहां पर रिमेनिंग अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बनता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपको ओनरशिप मिलती है। अब आ जाते हैं भैया क्या ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हायर वेंडर की। हायर वेंडर कौन, जो ओनर है, जिसको हम यहाँ हायरी के नाम से भी जानते हैं। हायर वेंडर की क्या ड्यूटीज और क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं। सबसे पहले उसकी ड्यूटी है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हायर वेंडर के बीच में और हायरर के बीच में, अगर आप एक हायर परचेज भी कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, तो आपकी ये ड्यूटी होती है जिस वस्तु के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी डिलीवरी आप हायरर को कर दें, उसकी डिलीवरी आप हायर परचेजर को करें, ये आपकी पहली ड्यूटी होती है। दूसरा है टाइटल। आपका ये ऑब्लिगेशन है कि जिस वस्तु पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो वस्तु आपको डिलीवर करनी, जिसका पोजीशन आपको डिलीवर करना है, उसका टाइटल आपके पास होना चाहिए। क्लियर है। आप उसके एक्चुअल ओनर हो या उसके पास वो आपको ऑथोराइज तरीके से ट्रांसफर किया गया हो, उसकी उस वस्तु की टाइटल आपके पास हो, तब आप उस वस्तु पर हायर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। हायर वेंडर के ये ऑब्लिगेशंस होते हैं कि जो वस्तु उस जो मशीन उसने डिस्क्रिप्शन में जो मशीन उसने बताई है कि भाई साहब अगर हम ये मशीन ले रहे हैं, तो उस मशीन पर जो उसने डिस्क्रिप्शन बताया कि ये मशीन ले रहे हैं, हमको ये काम है इसका, ये इस मशीन में डिस्क्रिप्शन है हमारा, ये होना चाहिए उस मशीन में, हम आपसे जिस मशीन के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही वो गुड्स होनी चाहिए। तो हायर वेंडर का ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो डिस्क्रिप्शन उसको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो असेट्स को डिलीवर करेगा। क्लियर है। वैसे ही वस्तु को पता चला मैंने कुछ और डिस्क्रिप्शन आपको दिया, मशीन को मुझे कोई आप और भेज रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा, ब्रीचमेंट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फिटनेस एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। जो वस्तु आप दे रहे हैं वो वस्तु फिट हो। क्लियर है। उसमें उस वस्तु में कोई डिफॉल्ट ना हो, और यदि है तो उसे बताया जाना आवश्यक है। वो वस्तु काम करने के लिए हो, मर्केंटाइल क्वालिटी की होनी चाहिए, ये आपका ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है क्विट पोजीशन। पोजीशन आपने जब हायर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है हायरी के साथ, तो जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं पहली इंस्टॉलमेंट मिलते ही आपको उस वस्तु पर पोजीशन छोड़ देना होता है। वो पोजीशन ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, जो आपका हायरी है या जिसने आपको इस वस्तु को लिया है, पोजीशन लिया है, जिस हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको हम यहां पर हायर परचेजर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके लिए आपको पोजीशन वहां पर ड्रॉप कर देना है। पोजीशन अब उसका होगा, पोजीशन का मतलब होता है राइट टू यूज, उपयोग करने का जो अधिकार है वो आपको वहां पर छोड़ देना होता है और पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको ये याद रखना है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। नेक्स्ट है फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। आपको उस वस्तु के विषय में, जो मशीनरी है या कोई भी वस्तु जो आप हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वस्तु के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर कोई डिफॉल्ट है वो आपको बताना होता है, क्या इसकी क्वालिटी होगी, क्या इस पर कैसे इसको यूज किया जाएगा, ये सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है हायर परचेजर को। तो ये आपकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऐसे ही कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो इसे जो पोजीशन पर ले रहा है, यानी जिसको हम यहां पर हायरर बोलते हैं या जिसको हम यहां पर हायर परचेजर बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम यहां पर हायर परचेजर भी है। आपको यह भी याद रखना, किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, हायर परचेजर इसको बोलते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर आपने वेंडर के साथ हायर परचेज एग्रीमेंट किया है तो आपको उस वस्तु की डिलीवरी के समय वहां पर होना चाहिए और आप उस वस्तु की डिलीवरी को एक्सेप्ट करें, यह आपकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ केयर। आपने जो वस्तु ली है उसको आपको वैसे ही केयर करना चाहिए
जैसे कि उसका ओनर करता था। यानी जैसे कि आप उसके ओनर हैं, ओनर जैसे अपनी वस्तु की केयर करता है वैसे ही उस वस्तु की केयर आपको करना चाहिए। क्योंकि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं बीच में कैंसिल होता है या आप अपना इंस्टॉलमेंट रीपे करने में फेल हो जाते हैं तो आपको वस्तु उसी कंडीशन में वापस करनी होती है जिस कंडीशन में आपने वस्तु ली थी। क्लियर है? आपको अच्छी कंडीशन में ही वस्तु वापस करनी होती है। इसलिए ड्यूटी है आपकी कि आप उस वस्तु की ठीक ठाक देखभाल करें, उसको ठीक से प्रिजर्व करें, उसकी रखवाली के लिए जो भी चीजें आवश्यक है, उसका बीमा करवाना, ये सब करवाना, वो सब आप करवाएं और उसको ठीक से सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है आपकी ड्यूटी की आपका जो भी पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट तय हुआ है, जिस अमाउंट का फिक्स किया गया है, आप उसी समय पर उस अमाउंट का पेमेंट लगातार आप करते रहें। यानी आपकी ड्यूटी है कि इंस्टॉलमेंट को सही समय पर, जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ है उस समय पर आप उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करें, जितना भी इंस्टॉलमेंट पे हुआ है। रीडिलीवरी ऑफ द गुड्स, अगर किसी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल होता है या आप अपना इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाते हैं तो उस केस में आपको उस वस्तु को रीडिलीवर करना होगा। यानी जो हायरर है वो वस्तु रीडिलीवर करेगा किसको? हायर वेंडर को, और अच्छी कंडीशन में वापस करेगा जिस कंडीशन में उसने लिया था। इसलिए ड्यूटी ऑफ केयर भी वहां पर आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू सेल द गुड्स। आपके पास चूंकि ओनरशिप नहीं होती है, जब तक आप अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक आपके पास ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ आपके पास पोजीशन होता है। और अगर सिर्फ आपके पास पोजीशन ही है तो आप उस वस्तु को बेच नहीं सकते हैं। क्लियर है? उस वस्तु को आप बेच नहीं सकते। हाँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जब आपके पास ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती तो आप आराम से उस वस्तु को बेच सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपकी ड्यूटी है कि आप उस वस्तु को बेचिए नहीं। ड्यू टू नॉट टू एक्ट इन कंसिस्टेंस ऑफ ओनर्स राइट। आप कुछ भी ऐसा उस वस्तु के साथ नहीं करेंगे जिससे ओनर के राइट पर कोई इंपैक्ट पड़ता हो। क्लियर है? आप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करेंगे। आप कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे जिससे ओनर्स के राइट पर किसी भी तरीके का डिट्रीमेंटल मैनर में आप काम नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की नुकसान अगर ओनर के राइट पर होता है आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। ये ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं हायर परचेजर की, जिसको हम यहां पर हायरर कहते हैं। ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस दोनों की आपको ठीक से याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। आज हम लोगों ने जो मामला पढ़ा है, जिस मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है, वो है हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि यहाँ पर हायरर किसको कहेंगे, हायर परचेजर किसको कहा जाता है, हायर वेंडर या हायरी किसको कहते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बनेगा। क्लियर है? और एक तरीका आपके पास और है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट जमा कर देते हैं और आपके फुल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है। एक ये भी तरीका है। हायर परचेज एग्रीमेंट में एक पार्टीज आपको ध्यान रखना है, वो पूछी जा सकती हैं। ओनरशिप इसमें ट्रांसफर नहीं होती है। हायर परचेजर को केवल और केवल पोजीशन मिलता है। ओनरशिप ट्रांसफर होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद। यानी जब हायर परचेज एग्रीमेंट होता है तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है क्योंकि वस्तु की ओनरशिप भी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज क्या होती हैं हायर वेंडर की, ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज क्या होती हैं हायरर की, या जिसको हम हायर परचेजर कहते हैं, जो इस एग्जांपल पर कंपनी एबीसी है। तो यहां तक की बात आज हम लोगों ने की। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली मुलाकात में यानी जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम किसी और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके बाद के टॉपिक पर सारा सिलेबस मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। लगातार आप क्लास में बने रहें। अगर आप इस क्लास की सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक से आप तक सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन है वो सेट किए जा रहे हैं। अगर आप लास्ट का एग्जाम देखेंगे, स्पेशली अगर हम जेआईबी की बात करें तो जेआईबी का जो एएफएम था, आरबीडब्ल्यूएम जैसा पेपर, वो बहुत कठिन पूछा गया था। अच्छा स्टैंडर्ड पेपर का था। तो सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके पेपर क्लियर करना ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना होगा, और यही रीजन है कि हम आपके लिए कॉन्सेप्ट की क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। आपको पता है ये रजिस्ट्रेशन नवंबर एग्जामिनेशन के लिए 1 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक जाना है लेट फी के साथ। आप जितनी जल्दी हो सके पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। बाद में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, पेमेंट वगैरह होने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आप में से कई सारे कैंडिडेट का सवाल आता है कि सर अभी हम लोग क्या नाम है, अपना एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुन पा रहे हैं। तो आपको लास्ट एग्जामिनेशन से आईबीएफ ने अपने नोटिस में क्लियर कर दिया था कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुन सकते हैं, आप शहर चुन सकते हैं। सेंटर और टाइम स्लॉट ये दोनों आपको इंस्टीट्यूट ही अलॉट करेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आपके पहले पेपर के हफ्ते भर पहले आ जाएगा, उसमें ही आपको सेंटर और आपका टाइम स्लॉट पता चलेगा। आप इन दोनों को अब नहीं चुन सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपना शहर चुन सकते हैं। उस शहर में कौन सा सेंटर आपको चाहिए, आईएबीएफ ही आपको अलॉट करेगा, वो आप नहीं चुन सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा।
अगर ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा है फॉर्म को फिल करते समय तो प्रोसेस कर दीजिएगा आगे। आप सेंटर वगैरह नहीं चुन सकते, टाइम स्लॉट वगैरह वो सब IABF ही आपको बताएगा। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, आप हमारे महापैक्स में जुड़ सकते हैं। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं 15+ आपको बैचेस का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। जितने नए पेड बैचेस आते हैं उन सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या इसी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, अलग से कोई फी पे करने की जरूरत नहीं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में दिखाई दे रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ के लिए आपको महापैक मिल रहा है। महापैक में आपको ई बुक का भी एक्सेस मिलता है इसी फीस में, ई बुक्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा, इसमें एडिशनल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। सबसे बेहतरीन बैच है। इससे भी बेहतरीन एक आपके लिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, वो है JIB CIB का कंबाइंड महापैक, जो 2 वैलिडिटी में है, 1 ईयर और 2 ईयर। अब इस कंबाइंड महापैक में JIB महापैक की सारी सुविधाएं मिलती हैं, CIB महापैक की भी सारी फैसिलिटीज इसमें मिलती हैं। CIB महापैक में इसी सब्सक्रिप्शन पर आपको इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस मिलेंगी, उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सभी को पता होगा CIB में आप 4 कंपलसरी पेपर के साथ साथ एक एडिशनल पेपर देते हैं इलेक्टिव पेपर के रूप में, तो उसकी क्लासेस भी आपको इसी प्राइस पर मिल जाएगी, कुछ भी आपको अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप JIB क्वालिफाई करने के बाद तुरंत CIB देते हो, और आपको देना भी चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक साल में हम JIB CIB या सिंगल अटेम्प्ट में JIB CIB हम दोनों क्लियर कर लें। और होता है बहुत JIB तो बहुत सारे बैंकर का क्लियर होता है सिंगल अटेम्प्ट में, अच्छे मार्क्स के साथ CIB भी आप आराम से एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अभी CIB के लिए भी आपके पास टाइम है। क्लियर है? तो JIB CIB महापैक आपके लिए अवेलेबल है। JIB के लिए जो इंडिविजुअल बैचेस हैं उनमें JIB फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल नया बैच है जो आपके नवंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है। अगर आप महापैक लेंगे तो फाउंडेशन बैच आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन बैच उस महापैक में ऑलरेडी एडेड होगा, वो आपको मिल जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आपका रुका हुआ, कोई एक विषय ही आपका अभी तक नहीं क्लियर हो पाया, तो आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। चारों ही सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर है? बुक्स आपके लिए लॉन्च कर दी गई हैं, अच्छे रिव्यूज हैं बुक के, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। आपको ये सारी सुविधाएं वहां पर मिलेगी, आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे विधिवत आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।